नमस्कार साथियों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजी सीरीज की, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जनवरी माह की जो क्रोनोलॉजी है उसका हमने जो राजस्थान परिदृश्य या फिर प्रादेशिक परिदृश्य है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि कौन कौन से जो क्रोनोलॉजी के अंदर वो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है और क्या छोड़ना होता है। और हमने हाईलाइट भी की थी, और हाईलाइट जो हमने की थी उसकी जो हमने पीडीएफ जो सेंड कर दी हमने टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर के टेलीग्राम पर सर्च कीजिए उजाला क्लासेज के नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उससे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पीडीएफ है वो एकदम हाईलाइट की हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी हम हाईलाइट करेंगे, अब हम पढ़ेंगे वो एज इट इज़ वहाँ हम सेंड कर देंगे। तो ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, आपके रिवीजन करने के लिए काम आएगी। तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और फिर वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो सेशन। हमारी पहली न्यूज़ होगी, राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला। तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज की, पहली न्यूज़ है और ये भी सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है। राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है। जैसे अभी जो जनवरी माह के अंदर प्रत्येक वर्ष जो मिलते हैं पद्मश्री सम्मान मिलते हैं, तो जो 2024 के जो 25 जनवरी को दिए गए थे टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें से पद्मश्री दिए गए थे, जिसमें से राजस्थान के 4 व्यक्ति थे। हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि जो 4 व्यक्ति थे पद्मश्री वो कौन है, अपने को उसका नाम याद रखना है, उनके वो कहाँ से वो याद रखना है और वो किस क्षेत्र में मिले वो चीज़ याद रखनी है। जैसे एक मिले थे जानकीलाल बांड को मिला। जानकीलाल बांड है वो अपने भीलवाड़ा के बहुरूपिया कलाकार है। पहली बात याद रखनी है, जानकीलाल बांड भीलवाड़ा के बहुरूपिया कलाकार है। दूसरे अपने लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, वो जयपुर के ध्रुपद गायक हैं। तीसरा मिला था अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद को, वो राजस्थान के मांड गायक हैं। और चौथा मिला था माया टंडन, सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है। दोस्तों इसके अंदर ये बात याद रखनी है कि 5 लोगों को अर्थात 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार 5 व्यक्तियों को मिले, अर्थात राजस्थान की जो 4 पुरस्कार मिले राजस्थान को, वो 5 व्यक्तियों को 4 पुरस्कार मिले। व्यक्ति तो कितने थे? व्यक्ति तो थे 5, लेकिन पुरस्कार कितने? 4। जैसे अगर इस चित्र के माध्यम से हम देखें तो माया टंडन 1 पुरस्कार, गनी ब्रदर्स 2, जानकीलाल बांड 3 और अपने लक्ष्मण भट्ट 4, टोटल 4 पुरस्कार मिले। गनी ब्रदर्स है ये 2 भाई है, इसलिए 5 व्यक्ति को 4 पुरस्कार मिले। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद 2 भाई है, दोनों ही मांड गायकी से संबंधित है, तो इनको गनी ब्रदर्स भी कहते हैं। तो जैसे जानकीलाल जी बांड है वो कहाँ है? पहले बात तो है बहरूपिया कलाकार है, याद रखना है। दूसरा किस संबंध है? भीलवाड़ा जिला से संबंधित है। फिर है लक्ष्मण भट्ट तेलंग। लक्ष्मण भट्ट जो तेलंग है वो अपने जयपुर के ध्रुपद गायक है। उसके बाद में है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, गनी ब्रदर्स है वो राजस्थान से मांड गायक है, और ये कहाँ के हैं? ये बीकानेर के हैं। कहाँ के हैं? बीकानेर जिले के हैं। और उसके अलावा माया टंडन है, तो माया टंडन जो सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता है उनको मिला है। तो ये आपको 4 नाम याद रखने हैं। 5 जनों को 4 पुरस्कार मिले हैं, कहाँ से हैं और उनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है ये याद रखना है। उसके बाद में जैसे बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद है, गनी ब्रदर्स भी कहते हैं इनको। जो ये माया टंडन है वो जैक किलोन सरकारी अस्पताल के अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुई है, ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको मिला है। और जैसे इसके अंदर अभी हमें कुछ काम की चीज़ है नहीं, बाकी जैसे आप न्यूज़ फैक्ट है इसके अंदर यह है कि भाई इन्होंने जो गायन शैली की वो एक नई शैली रचना की थी। लक्ष्मण भट्ट तेलंग है वो जयपुर के हैं, इनको ध्रुपद गायकी के अंदर जो पद्मश्री मिला है। इनको संत साधक भी कहते हैं, और इन्होंने गायन शैली को जो नई शैली है पचरंग वो रची है। तो ये पूछा जा सकता है अगर भाई गायन शैली की जो नई शैली है पचरंग उसके रचयिता कौन है, तो वो है लक्ष्मण भट्ट तेलंग। तो पचरंग रचयिता है वो लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। यह चीज़ यहाँ तक इतना याद रखना है। उसके बाद में अली मोहम्मद गनी मोहम्मद जो मांड गायकी है वो अपने वहाँ देख लिया। माया टंडन का आपने देख लिया कि ये जो सड़क सुरक्षा के लिए इनको मिला है। इनकी एक संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है? सहायता संस्था है। सहायता संस्था की ये अध्यक्ष है। और ये 1995 से जो सड़क हादसे हैं उनको उनके मतलब घायल लोगों की जान बचाने में जुटी है। अर्थात इन्होंने क्या है, सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को 1 लाख लोगों को कम से कम प्रशिक्षित किया है, जिसके कारण इनको पद्मश्री मिला है। तो इस पेज के अंदर अपने को ये 4 नाम याद रखने हैं, चारों का क्षेत्र याद रखना है, और ये मतलब कहाँ से है ये याद रखना है बस, और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। बाकी चीज़ें अपने काम की नहीं है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अब अगली जैसे हमारी न्यूज़ है, आर्यन सिंह
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। तो पहली बात तो है सम्मानित कौन है, आर्यन सिंह। किस पुरस्कार से, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। अगली बात है कि ये है कहाँ से, तो ये कोटा का छात्र है आर्यन सिंह। कहाँ से है, कोटा का है आर्यन सिंह। किस क्षेत्र में मिला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनकी उपलब्धि के कारण इनको 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला। अब इनकी उपलब्धि क्या है, तो इन्होंने क्या किया, किसानों के लिए मददगार हो सकने वाले एक रोबोट का आविष्कार किया। बस इतना याद रखना है। आर्यन सिंह कहाँ का है, कोटा का है। इनको क्या मिला, 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। ये इन्होंने कार्य क्या किया, इन्होंने किसानों के मददगार में हो सकने वाले एक रोबोट का आविष्कार किया। ये एग्री बोर्ड सिस्टम से खेत की सुरक्षा का काम करता है, बाकी तो यह पूछते नहीं है। बस आपको याद रखना है, आर्यन सिंह, कोटा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और किसानों के लिए रोबोट का आविष्कार किया। फिर हमारी अगली न्यूज़ है, राजस्थान चिरंजीवी जो योजना है उसका विलय होगा आयुष्मान भारत में। जैसे यहाँ अपन को पढ़ना है कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 1 मई 2021 को कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, उसका अब आयुष्मान भारत के साथ में विलय करने के लिए अपने राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। तो अब ये विलय करने के बाद में इसका नाम हो जाएगा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। जो पहले से संचालित है उसके अंदर ये मर्ज हो जाएगी, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ में मर्ज हो जाएगी। ये याद रखना है, सबको पता है कि 1 मई 2021 से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। बाकी इसमें ये पूछने लायक वैसे है नहीं कोई प्रश्न, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ पूछेंगे आगे। जो जैसे CET और इसका RSP एग्जाम का है तो ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जैसे अब ERCP, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ERCP के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य MOU हुआ है। जैसे मतलब मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनके मध्य समझौता यह हुआ है। जैसे किसके मध्य हुआ, एक तो केंद्र सरकार की मध्यस्थता से है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। किसके लिए, ये एक मतलब काफ़ी सालों से चर्चा में थी राजस्थान के अंदर। ERCP बोलते हैं इसको, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। वो इसके अंदर वही पढ़ना है कि समझौता किसके मध्य हुआ, ये पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। फिर इसके अंदर एक अब नई चीज़ ये है कि इसके अंदर एक योजना है, उसको लिंक परियोजना, उसको मिक्स कर दिया। उसका नाम रखा है इन्होंने PKC और उसके साथ में ERCP जोड़ दिया इन्होंने। ये नाम इन्होंने रखा है PKC ERCP लिंक परियोजना। PKC का मतलब होता है पार्वती। ये भी पूछा, जैसे आप ध्यान रखना, पार्वती, कालीसिंध और चंबल, पार्वती, कालीसिंध, चंबल लिंक परियोजना ERCP। जैसे ये नाम इन्होंने लिखा है पार्वती, कालीसिंध, चंबल लिंक परियोजना, अर्थात पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP। बस आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के साथ में इन्होंने किया है। इसके अलावा ERCP में याद रखना है कि राजस्थान के कितने ज़िले, 13 ज़िले याद रखना है और 13 जिलों के सबके नाम याद रखना है। ये क्षेत्र भी याद रखना है क्योंकि ERCP है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ERCP के लिए क्षेत्र भी याद रखना है कि भाई 2,80,000 हेक्टेयर है। 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेगी। कितने ज़िले, 13 ज़िले। पार्वती, कालीसिंध, चंबल लिंक परियोजना 13 ज़िले और 2,80,000 के। अब 13 जिलों का नाम कैसे याद रखोगे, तो 13 जिलों का नाम याद रखने के लिए अपने को वही है कि 4 तो हाड़ौती के, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, वैसे याद रखोगे। फिर 4 ABCD ऐसे याद रखोगे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ऐसे याद रखोगे। फिर याद रखोगे 4 4 8 हो गई। फिर याद रखोगे ATM से याद रखोगे अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, वैसे याद रखोगे। तो 4 4 8 और 3 11 हो गई। फिर कौन सा फिर बचा जयपुर और दौसा, ये 2 बच्चे, जो जयपुर और दौसा इसमें और बच्चे हैं। तो 4 तो हड़ौती की हो गई और 4 ABCD हो गई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और 3 हो गई ATM मतलब होता है ATM के साथ में सवाई माधोपुर भी होता है, अजमेर, टोंक और माधोपुर, 3 ये हो गई। तो 8 3 11 और 2 अपने बच्चे जयपुर और दौसा। तो टोटल 13 जिला है, इनको ऐसे याद करना है। 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। इनके अलावा इसमें कुछ याद करना नहीं है, ठीक है। रामगढ़ बैराज, महलपुरा बैराज, नवनेरा बैराज, ये सब बांध है। तो इनका जो 26 बांधों का पुनरुद्धार करेंगे। तो कितने बांधों का पुनरुद्धार करेंगे इसके तहत, 26 बांधों का करेंगे। बाकी इसमें कुछ भी, इतनी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 है उसके अंदर जो राज्य का स्थान है वो अपना कौन सा रहा है, 25वां स्थान रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार जो अपने पूरे जो देश में राजस्थान का स्थान रहा है वो रहा था 2022 में 8वां रहा था, 21 में 12वां रहा था। तो पिछली बार तो 8वां रहा था और अब कितना
सुधार कर लिया। देख लो आपने 25वां स्थान प्राप्त कर लिया। कितने राज्यों में से? तो सिर्फ 27 राज्यों में से राजस्थान ने कितना स्थान किया है? स्वच्छता के अंदर 25वां स्थान प्राप्त किया है। काफ़ी स्वच्छ है हमारा राजस्थान। तो ये याद रखना, पिछली बार 8वां था, इस बार हो गया 25वां, 27 राज्य में से 25वां। इसके बाद में चीज़ ये याद रखनी है कि भाई जो शहरों के परिणामों में प्रदेश का एक भी शहर जो शीर्ष 10 में नहीं बना रखा है, अर्थात पूरे प्रदेश का टॉप 10 में एक भी शहर नहीं है। जैसे ये प्रश्न अगर आरएस में आता है तो स्टेटमेंट में आएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है। उसके अंदर ये आएगा कि 29 प्रदेशों में से राजस्थान का 25वां स्थान था, या तो यहाँ पे गलती कर देंगे, या फिर जो 27 प्रदेशों में राजस्थान का 25वां स्थान था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो गिरा है स्थान वो लिख देंगे। फिर लिख देंगे कि शहरों के अंदर टॉप 10 में कोई भी शहर अपना स्थान नहीं बना पाया, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। उसके बाद में याद रखना अपने को, जयपुर जो नगर निगम हेरिटेज है उसका रहा है 171वां, और जो ग्रेटर है जयपुर नगर निगम उसका रहा है 173वां। अर्थात टॉप 10 में कोई नहीं है। अगर नगर निगम हेरिटेज तो 171वां और जयपुर ग्रेटर 173वां। इसके अलावा अपने को इसमें याद रखना है कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में राजस्थान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस श्रेणी के अंदर राजस्थान के 3 शहरों में डूंगरपुर को मिला है 3 स्टार, ये याद रखना है। डूंगरपुर को 3 स्टार मिला है। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में डूंगरपुर को 3 स्टार मिला है। नाथद्वारा और उदयपुर को 1 स्टार मिला है। ये चीज़ें याद रखनी। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने को क्या याद रखना है? 25वां स्थान है, टॉप 10 में कोई भी शहर नहीं है। जयपुर नगर निगम है जो हेरिटेज है वो 171 है, ग्रेटर है 173 है। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में राजस्थान डूंगरपुर का 3 स्टार और नाथद्वारा व जयपुर को 1 स्टार रैंकिंग मिली है। उसके बाद में पुलिस परफॉर्मेंस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो रिकॉर्ड में है वो रैंक में फर्स्ट पॉलिसी पर है। आपको ये याद रखना है, ये रिपोर्ट है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है। इसके अंदर आपराधिक दर्ज करने के मामलों के एक तो निस्तारण, और दूसरा है कि भाई जो परिवार जिसने दर्ज करवाया मामला वो संतुष्ट है कि नहीं है। उन संतुष्टि के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की, जिसमें पाली पुलिस है वो सर्वप्रथम रही है। महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामलों में 85% उन्होंने निस्तारण किया और 85% को ही संतुष्टि मिली, इसलिए वे पहले स्थान पर रहा है। बाकी इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, पाली पहले स्थान पर रहा है बस। बाकी अपने काम की चीज़, ये अपने कोई काम का है नहीं इसमें। और इसके बाद में जैसे यहाँ कंप्लीट हो गए, ये बच्ची अपने सादा तंसिक, ये बच्ची है। तो जैसे ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जितने भी युद्ध अभ्यास हो रहे हैं वो तो आपको सभी याद रखने ही रखने हैं। जैसे राजस्थान के अंदर ये सदा तंसिक है, वो अपने युद्ध अभ्यास हुआ, वो कहाँ हुआ अपने? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। और किन के मध्य हुआ? तो भारत और सऊदी अरब के मध्य। इनके बस 2 चीज़ याद रखनी, एक तो कहाँ हुआ, तो एक तो बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। किन के मध्य हुआ? तो भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ, जिसका नाम है सदा तंसिक। ये हुआ था जनवरी और फरवरी में। बाकी इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। फिर आप क्या याद रखोगे? फिर दूसरा रखोगे डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन 2024 क्या है? भारत और यूएई की सेना के मध्य हुआ है। और ये कहाँ हुआ? ये भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। तो जैसे 2 से 15 पहले तो जनवरी के अंदर ये हुआ था, फिर उसके बाद में वो हुआ था, दोनों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए। तो एक तो डेजर्ट साइक्लोन आपको याद रखना है, भारत और यूएई के मध्य है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। दूसरा याद रखना है सदा तंसिक, भारत और सऊदी अरब के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। दोनों एक ही जगह में है, सदा तंसिक और डेजर्ट साइक्लोन। भारत सऊदी अरब और भारत यूएई, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। फिर चलते अगला पेज। अगले पेज में क्या याद रखना है? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा की कार्य जो सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो ये याद रखनी है, क्योंकि ये जनवरी माह के, जब हम फरवरी का हम अगर क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका करंट है हमारा जनवरी माह का। तो जनवरी माह का करंट है। जनवरी माह के अंदर जब विधानसभा का जब सत्र चला था उसके अंदर जब सारी समितियों का गठन हुआ है। तो जैसे वासुदेव देवनानी हमारे कौन है विधानसभा अध्यक्ष? वासुदेव देवनानी है। उन्होंने कार्य जो सलाहकार समिति का गठन किया था। ये क्या करती है? ये समिति है जो सदन चलाने से संबंधित निर्णय करती है, जो सदन चलाने से संबंधित निर्णय करती है कार्य सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी बस। और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। कार्य सलाहकार समिति का गठन, अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। उसके बाद में याद रखनी है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008। जैसे ये जो राजस्थान के पुराने लोकतंत्र सेनानी है उनको जो सम्मान निधि दी जाती थी पहले, अर्थात मंथली पेंशन दी जाती थी 2008 से, वो जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उन्होंने बंद कर दी थी। जैसे ही जो नवगठित भजनलाल सरकार हुई थी, उनकी जो पहली जो प्रथम मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी 18 जनवरी को,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बैठक थी, जो प्रथम बैठक हुई थी। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे फैसले किए थे, जिसमें से एक फैसला यही था, उन्होंने कहा कि भाई जो ये बंद कर दी थी उस योजना को हम पुनः शुरू करें। तो इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद की गई जो योजना है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना, उनको वापस शुरू किया है। कब? 18 जनवरी की प्रथम मंत्रिपरिषद बैठक में। अब इसमें क्या याद रखना, अब इसमें यह रखना है कि इसके अंदर पेंशन कितनी दी जाती है। तो लोकतंत्र की जो सेनानियों हैं उनको 20,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है और 4,000 की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 20,000 की मासिक पेंशन व 4,000 की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। वापस शुरू कर दी है, ये याद रखना। इसके अलावा इस प्रथम बैठक के अंदर काफ़ी सारे निर्णय किए हैं, सभी लगभग काफ़ी सारे जो निर्णय किए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है वो लागू की। तो ये कब लागू की? तो ये लागू की अपने, जैसे इनका जो पहली बैठक कब हुई थी अपने 18 जनवरी को। तो इन्होंने क्या कहा उस बैठक के अंदर, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लागू की। अब इन्होंने ये कहा कि ये कब से लागू होगी, तो 1 जनवरी 2024। तो अब आपको ये याद रखना है कि रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब से लागू हुई, तो 1 जनवरी 2024 से। इसमें क्या है, तो इसमें सर ये है कि जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं उनको 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। अर्थात ये राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। जैसे भारत सरकार द्वारा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाता है, तो राजस्थान सरकार ने क्या किया, 50 रुपये अपनी ओर से ऐड करके 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर देने का इन्होंने वादा किया था। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को माह में अधिकतम एक गैस सिलेंडर देंगे प्रत्येक परिवार को। कितने में? 450 के अंदर। वो भी कौन से? गरीब परिवार के अंदर है, जो उज्ज्वला योजना हो या फिर BPL धारक है उनको दिया जाता है। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है 1 जनवरी से लागू हुई और 450 रुपये में सिलेंडर प्रदान किया जाता है। उसके बाद में अपनी अगली न्यूज़ है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का जो है वो गठन किया, ये राज्य को जो संगठित अपराध है उनको कम करने के लिए। फिर इन्होंने अगली न्यूज़ ये थी, जो CBI को राज्य में अनुसंधान करने के लिए राज्य की बिना अनुमति के ही जो है वो उनको अधिकार दे दिया है। उसके बाद में राजस्थान जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, अपने दिसंबर में पढ़ा था कि जो 16 दिसंबर से शुरू हुई थी वो 17 जनवरी तक चली है बस। और इसमें कुछ भी ये भी याद नहीं रखना है अपने को, ये तो सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ना है, बाकी याद वो रसोई गैस वाला ही है इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमारी अगली न्यूज़ है, अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान चौथे स्थान पर। तो याद क्या रखोगे, अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप हुई थी जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान रहा, ये याद रखना है। 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? तो वो अपने पुलिस अकेडमी हैदराबाद में आयोजित हुई थी। इसमें राजस्थान के खिलाड़ी जो कौन सा स्थान प्राप्त किया, आपको याद रखना है, सिर्फ राजस्थान का चौथा स्थान, जिसके अंदर जितेंद्र सिंह भाटिया DYSP है, जिसको बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियनशिप और मेवाड़ चैलेंज ट्रॉफी मिली है। तो जो अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप है उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? याद रखना है, चौथा। फिर याद क्या रखोगे, जितेंद्र सिंह भाटिया है DYSP है, उसको बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियनशिप एवं मेवाड़ चैलेंज का अवार्ड मिला। उसके अलावा राजस्थान पुलिस की एक घोड़ी है, उसका क्या नाम है? रूही घोड़ी को बेस्ट हॉर्स ऑफ द चैंपियनशिप एंड चतक ट्रॉफी से नवाजा गया। तो ये दो चीज़ याद रखना है, एक तो जितेंद्र सिंह भाटी DYSP है और एक अपनी घोड़ी है रूही, जो जिसको बेस्ट हॉर्स का अवार्ड मिला है और राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। फिर जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, जूनियर बालक जो राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता है वो कहाँ आयोजित हुई? करौली में आयोजित हुई। और इसमें राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा? तो राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता। तो हारी किससे? वो हारी हरियाणा से, बस हरियाणा इसमें जीत गई, राजस्थान टीम हार गई, राजस्थान ने रजत पदक जीता। और किसमें? जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंदर श्री महावीर करौली में आयोजित हुई। बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना। मुख्यमंत्री ने 3000 वरिष्ठ नागरिकों को घोषणा की, ये अब कुछ काम का नहीं है, अपने जो एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी याद करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो वरिष्ठ हमारे राजस्थान में जो योजना चल रही है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है, उसके तहत इन्होंने कहा कि जो 3000 लोग हैं उनको हम अयोध्या की यात्रा करवाएंगे। अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन की यात्रा करवाने के लिए उन्होंने 3000 यात्रियों की घोषणा की है, जो वरिष्ठ नागरिक है उनको फ्री में यात्रा करवाते हैं। उसके अलावा इन्होंने वो घोषणा की है, वो अपने काम की नहीं है, अपने जो काम की घोषणा है वो यही है, ये घोषणा है अपने काम की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में ये काफ़ी सालों तक ये अपने को पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने इस अवसर पर क्या कहा? इन्होंने इस अवसर पर कहा कि जो 6 औद्योगिक प्रदेशों की स्थापना करेंगे, 6 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेंगे। किस पे? राम मंदिर
जो अयोध्या में स्थापित हुआ था उसके उद्घाटन के उन्होंने स्तर पर मतलब उस समय उन्होंने घोषणा कर दी कि जो 6 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करेंगे। अब ये क्या है कि इन फ्यूचर हमें ये ज्योग्राफी के अंदर उद्योग टॉपिक में ऐड हो जाएगा औद्योगिक में, और फिर हमें वो वहाँ से भी इनको वापस पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक समीक्षा पे भी हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये अब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अब आर्थिक समीक्षा ज्योग्राफी सब जगह आएगा, तो इसको तो आप रट ही लो बस। ये इसमें क्या है, तो 6 औद्योगिक क्षेत्र कौन से है वो याद करना। जैसे श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र है पहला, ये कहाँ है, जयपुर में, कुंज बिहारी जयपुर के अंदर श्री राम औद्योगिक क्षेत्र है, कुंज बिहारी जयपुर के अंदर। ये पूरा एक क्षेत्र का नाम है श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा है शतासर क्षेत्र का नाम है, शतासर कहाँ है, बीकानेर के अंदर। तीसरा है बलारिया सवाई माधोपुर के अंदर। चौथा है जटलाव सवाई माधोपुर के अंदर। पांचवा है रामसर बाड़मेर के अंदर। छठा है राजा नागौर के अंदर। ये 6 क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये स्थापित होंगे। तो ये याद आपको रखना है, राजास नागौर, रामसर बाड़मेर, जटलाव सवाई माधोपुर, बलारिया सवाई माधोपुर, शतासर बीकानेर और श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, बस। और इसमें कुछ भी याद नहीं करना है आपको, बाकी अपने अपने एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राज्य को 2 पदक मिले। अब ये देख लेते हैं क्या है कि स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, और जैसे अब पिछली बार आर एस प्री में आए या फिर काफ़ी सारे एग्जाम आए, तो स्पोर्ट्स के प्रश्न हैं वो हार्ड भी पूछे जाते हैं, काफ़ी डीप से भी पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न आते हैं, संभावना होती है। और आरपीएससी का तो ये फेवरेट रहते हैं। ये राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट है, राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता 67वीं आयोजित हुई थी, ये कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कौन सा संस्करण था, तो ये आरपीएससी का तो ये फेवरेट प्रश्न होता है। आरपीएससी तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह उन एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछती है। तो ये आपको स्पोर्ट्स वाले हैं वो आपको छोड़ने नहीं है, आपको याद करने हैं। क्या राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राज्य को 2 पदक मिले। राष्ट्रीय स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता आयोजित कहाँ 67वीं थी, आयोजित हुई अपने बीकानेर के अंदर। इसके अंदर जो 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग हैं, लड़के और लड़कियां, ये दोनों ही वर्ग की जो राजस्थान की टीमें हैं वो जीत गई। 2 पदक कौन से, एक तो लड़कों का, एक लड़कियों का। 17 वर्ष से कम आयु में दोनों ही ये जीत गई। राजस्थान जो लड़कों हैं उन्होंने सीबीएसई को हराया और लड़कियों ने छत्तीसगढ़ को हराया। लड़कियों ने तो छत्तीसगढ़ को हराया बालिका वर्ग में तो, और बालक वर्ग ने इन्होंने सीबीएसई को हराया। दोनों ही अपने जीत गए और इसलिए इन्होंने 2 पदक प्राप्त किया। किस टूर्नामेंट में, सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में। बाकी कुछ याद रखना नहीं है। फिर 67वीं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता थी और जो 67वीं राष्ट्रीय स्कूल लॉन टेनिस स्पर्धा थी, ये कहाँ आयोजित हुई, लॉन टेनिस। तो ये इसमें भी राजस्थान की टीम है वो जीती। किसको हराया था, तमिलनाडु को हराकर, बस ये याद रखना है। कहाँ आयोजित हुई, जोधपुर के अंदर हुई। तो 67वीं राष्ट्रीय स्कूल लॉन टेनिस स्पर्धा जोधपुर में राजस्थान की छात्रा टीम है, महिला टीम है, बालिका टीम है, वो उन्होंने जीत दर्ज की, तमिलनाडु को हराया। बाकी इसमें भी कुछ भी याद नहीं करना है। राजस्थान की दिव्या यादव ने तमिलनाडु को इसको हराया था, दिव्या यादव ने, बस दिव्या यादव ने हराया। राजस्थान की छात्रा टीम ने तमिलनाडु को हराया। जोधपुर में आयोजित हुआ 67वां स्कूली लॉन टेनिस स्पर्धा, और वो था 67वां स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता बीकानेर में आयोजित हुआ। लड़के और लड़कियां दोनों हमारी जीत गई, बस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन करके अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। भजनलाल सरकार ने अब इनका नाम चेंज कर दिया है। इसके अंदर और क्या याद रखना है, तो इसके अंदर नाम आपको ये याद रखना है कि 6 जनवरी 2024 से इसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गया। पहले बात तो ये याद रखनी है कि कब से, 6 जनवरी 2024 से श्री नाम हो गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। उसके बाद में इन्होंने और क्या चेंज किया, इन्होंने पहले जो 450 ग्राम जो प्रति प्लेट जो खाना दिया जाता था, अब इनका वजन बढ़ा करके उन्होंने कह दिया कि भाई प्रति प्लेट है वो 600 ग्राम भोजन देंगे। ये इन्होंने बढ़ा दिया। तो ये याद रखना, 450 के स्थान पर 600 कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या याद रखना है, इसका मूल्य है पहले 8 रुपये था, अभी भी 8 रुपये है। उसके बाद में याद रखना है इसके तहत सरकार अनुदान कितनी देती है, तो पहले सरकार 17 देती थी, अब 22 रुपये देती है। तो जैसे इसका जो है मोटा चीज़ ये है कि पहले ये मिलती थी 25 रुपये के अंदर, जिसे में सरकार 17 रुपये का अनुदान देती थी और 8 रुपये में प्लेट मिलती थी जो 450 ग्राम की थी। अब क्या स्थिति है, अब यह है कि अब ये मिलती है 30 रुपये के अंदर, जिसमें सरकार देती है 22 रुपये। सरकार ने 17 से बढ़ा करके 22 कर दिए, और मिलती कितने में, मिलती तो भी अभी भी 8 में ही है। अब कितना हो गया, अब हो गया 600 ग्राम। अब भोजन कितना हो गया, 600 ग्राम। तो याद रखना है 600 ग्राम, 22, 8 और 30, बस ये याद रखना है।
बाकी इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ये RS प्री में आया था। इंदिरा रसोई योजना है इसका नाम। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 2020 को हुई थी इंदिरा रसोई योजना। और फिर कोई भूखा ने सोए, इसके टैगलाइन क्या थी? कोई भूखा ने सोए। ये RS प्री और इसमें आया था। बाकी इसमें कुछ भी याद रखना नहीं है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और आप दिव्य कीर्ति सिंह और महावीर प्रसाद सैनी को नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपकी तैयारी करने का जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि दिव्य कीर्ति सिंह और महावीर प्रसाद सैनी ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि RS मेंस में भी दिव्य कीर्ति के बारे में प्रश्न आया था। तो इनको अभी हाल ही में खेल पुरस्कार मिले, अर्थात इनको मिला है, जैसे दिव्य कीर्ति सिंह को तो मिला है अर्जुन पुरस्कार, 2023 का पुरस्कार मिला पहली बात तो। दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिला और महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार मिला। कब? कौन सा? 2023 का। इनको दिया कब? इनको दिया है 9 जनवरी 2024 को दिया था, जबकि है 23 का, इसलिए हम जनवरी माह में इसको पढ़ रहे हैं। इसको 23 में भी पढ़ा था, जब इनकी घोषणा की थी तब भी पढ़ा था, और अब जब इनको दिया गया तब हम वापस पढ़ रहे हैं। तो दिव्य कीर्ति सिंह को ये मिला है अर्जुन पुरस्कार और महावीर प्रसाद सैनी को मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये 2 चीज़ याद रखनी। अब दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में क्या याद करोगे? तो जयपुर में जन्मी, नागौर के पी गांव की निवासी, एक तो यह याद करोगे। दूसरा क्या याद करोगे? इन्होंने 19वीं एशियाई खेल 2023 के अंदर जो भारतीय घुड़सवारी की टीम की सदस्य थी, जिन्होंने 41 वर्ष बाद में गोल्ड मेडल जीता है घुड़सवारी में, ये याद करना है। दिव्य कीर्ति ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला घुड़सवार कौन सी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह है। ये चीज़ें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिव्य कीर्ति सिंह। महावीर प्रसाद सैनी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन है? ये जो पैरा एथलेटिक्स है उनके हैं वो प्रशिक्षक है, राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स के प्रशिक्षक है महावीर प्रसाद सैनी। इनको नियमित श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार मिला है। अब ये किन के कोच रहे हैं? क्योंकि अगर इनको पुरस्कार मिला है तो पुरस्कार ये कब मिलता है? ये इनके पिछले कुछ जो 4-5 सालों के अंदर इनके जो द्वारा प्रशिक्षित किए गए खिलाड़ियों का प्रदर्शन के आधार पर मिलते हैं। तो ये कहाँ के निवासी है? पहली बात ये भी याद रखना है, महावीर प्रसाद जी सैनी अपने सूरतगढ़ गंगानगर निवासी हैं। फिर इन्होंने क्या किया? एक तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है सुंदर सिंह, जो सुंदर सिंह है उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक के अंदर क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। इनका शिष्य था सुंदर सिंह। सुंदर सिंह गुर्जर है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। एक तो ये। दूसरा है एक राकेश बेड़ा करके है, वो इनका शिष्य है जिन्होंने 2023 हांगझो पैरा एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता। राकेश बेड़ा ने 2023 हांगझो पैरा एशियन खेल में कांस्य पदक जीता। तो ये इन 2 है, इन 2 का गुरु था महावीर प्रसाद सैनी, सूरतगढ़ निवासी है, इसलिए इनको पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। ये 2 चीज़ इसमें याद रखनी है। फिर याद क्या रखोगे? अभी हमने बात की थी दिसंबर महीने में कि जो 199 सीटों पर चुनाव हुआ, कर्णपुर को जो विधानसभा सीट है उसके चुनाव स्थगित हो गए थे, क्योंकि गुरमीत सिंह जो कुन्नर है उनका निधन हो गया था कांग्रेस प्रत्याशी का, इसलिए फिर वो जो सीट का चुनाव है वो बाद में हुआ था। तो अब जनवरी में इनका चुनाव हुआ, 8 जनवरी को रिजल्ट आया। तो श्री करणपुर विधानसभा याद रखना पहला नाम, तो इसका चुनाव बाद में हुआ। फिर क्या हुआ? फिर सबसे मजे की बात तो ये है कि इसके अंदर जो सुरेंद्र पाल टीटी है, जो बीजेपी सरकार थी, उन्होंने पहले इसको चुनाव से पहले इनको मंत्री बना दिया था, और मंत्री बनाने के बावजूद भी ये हार गया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुरेंद्र पाल टीटी है वो बीजेपी प्रत्याशी थे, उनको पहले मंत्री बनाया था और मंत्री होते हुए भी ये हार गए। तो इसमें क्या याद करोगे? विधानसभा अपनी 16वीं विधानसभा गंगानगर जिले का कर्णपुर निर्वाचन क्षेत्र है। और फिर इसमें क्या याद करोगे? कांग्रेस प्रत्याशी वे विधायक गुरमीत सिंह किन्नर, जो कुन्नर है गुरमीत सिंह कुन्नर, उसका जो निधन के कारण बाद में हुआ। फिर जीते कौन? तो जीते उनके पुत्र रूपिंदर सिंह कुन्नर है कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने लड़ा, ये जीते। हारा कौन? सुरेंद्र पाल टीटी हारा। क्यों हारा? क्योंकि ये मंत्री था और हारा, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। और ये मंत्री कौन से थे? तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। बस आपको याद रखना, सुरेंद्र पाल टीटी है वो मंत्री थे, वो हार गए। जीता कौन है? गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका पुत्र रूपिंदर सिंह कुन्नर जीता, कांग्रेस प्रत्याशी जीता। ये जीत के साथ ही कांग्रेस की कितनी सीटें हो गई? 70 सीटें हो गई। बीजेपी की 115 सीटें हैं, बाप की 3 सीटें हैं, आरएलपी की 1 सीटें हैं। तो आपको वो सीटें वाला जो आपने जनवरी कॉलोजी पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ लिया, बस वो आपको इतनी याद रखना। इसमें भी ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये 4 चीज़ें याद रखनी है। फिर क्या याद रखोगे?
फिर एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। क्या? एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय कौन सा पुरस्कार मिला? एक जिला है तो वो कांस्य पुरस्कार मिला, अर्थात द्वितीय रनर अप रहा। किसमें? एक जिला एक उत्पाद में। दिया किसने? भारत सरकार ने दिया। कब दिया? जैसे भारत सरकार ने दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसके अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान से 41 उत्पादों को ODF श्रेणी में चयनित किया गया। ये याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से कितने उत्पादों को ODF श्रेणी में चयनित किया गया? तो राजस्थान के 41 उत्पादों को चयनित किया गया था। राजस्थान को पुरस्कार कौन सा मिला? कांस्य पुरस्कार मिला। इसके बाद में क्या याद करोगे? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 है, ये याद करोगे। इसमें क्या हुआ? 1 लाख से अधिक जनसंख्या के अंदर तो मिला जयपुर नगर निगम हेरिटेज को, और 1 लाख से कम में मिला है अपने डूंगरपुर को। 1 लाख से कम आबादी वाले में मिला डूंगरपुर नगर परिषद को। 2 चीज़ याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे जयपुर नगर हेरिटेज है, नगर निगम है, उनको 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मिला, और डूंगरपुर नगर परिषद है उसको 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अवार्ड मिला। इसके अलावा बस 2 नाम याद रखने हैं, 1 लाख से अधिक जयपुर हेरिटेज और 1 लाख से कम डूंगरपुर नगर परिषद, बस और कुछ भी नहीं है। गणतंत्र दिवस पर राज्य के 4 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। वैसे एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है तो ये हम छोड़ देते हैं। फिर वन भारत जो साड़ी वॉकथॉन है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हमने कोटा के दशहरा शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन आयोजित हुआ। बस इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं के बीच में फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रोत्साहित करना। तो आपको सिर्फ इतना ये याद रखना है कि कोटा में आयोजित हुआ क्या? वन भारत साड़ी वॉकथॉन, बस। फिर भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आपको ये याद रखना है, दुर्गापुरा जयपुर में, जो जयपुर स्थित है भारतीय राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा, उसके अंदर आयोजित हुआ 1 फरवरी को। कौन सा? भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन, बस। और कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर और क्या याद रखोगे? भास्कर द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, दैनिक भास्कर द्वारा श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार। ये किसको मिला? तो ये मिला लेखक अमीश त्रिपाठी को। तो ये याद रखना है, पुरस्कार भास्कर द्वारा दिया जाता है, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड नाम है, अमीश त्रिपाठी को मिला है। ये कब दिया गया था? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल है इसके अंदर दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2024 का जो जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसका संस्करण कौन सा था? तो उसका संस्करण था 17वां संस्करण। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण। क्योंकि ये पूछा गया है, एक बार एग्जाम में पूछा था, जब उस समय जो 14वां संस्करण आयोजित हुआ था उस साल के एग्जाम में पूछा था कि इस साल जयपुर के जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसका कौन सा संस्करण था? तो 14वां था। उसके बाद में अब ये हो गया कि आपको ये हर साल इसका संस्करण याद रखना है। तो जयपुर जो इस बार संस्करण कौन सा है? 17वां है। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार इसमें दिया गया था, दैनिक भास्कर देती है, अमीश त्रिपाठी को दिया गया था, बस। इसमें और कुछ भी याद नहीं करना है। फिर आगे वाली हमारी क्या न्यूज़ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, PM जनमन। PM जनमन जो कार्यक्रम है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो ये है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका फुल फॉर्म है, अर्थात PM जनमन कार्यक्रम। ये क्या काम करती है या फिर इसका क्या काम है? तो ये है कि देश भर में विशेष रूप से जो कमज़ोर पिछड़े जो जनजाति समूह हैं उनके समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। किसके लिए? विशेष रूप से कमज़ोर पिछड़े जनजाति समूहों के लिए क्या? समग्र विकास करने के लिए एक योजना है, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम। इसके तहत क्या करेंगे? सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, संचार, ये सब इनकी मतलब इनको उपलब्ध करवा करके इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना इनका उद्देश्य है। फिर हमारे राजस्थान में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर इस योजना को किस जिले को फ़ायदा हो रहा है? तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि राजस्थान में इस योजना से किस जिले को फ़ायदा हो रहा है? तो जो शहरिया बहुल जो जिला है 12 जिला, उसको इसमें राजस्थान का लाभ मिलेगा। तो जो पिछड़े जो जनजाति समूह के अंदर शहरिया शामिल किया इन्होंने, और शहरिया के अंदर जो 12 जिला है इसको लाभ मिलेगा। तो 12 शहरी जनजाति के लिए इस योजना के माध्यम से क्या करेंगे? तो 38 बसावटों को पक्की सड़कों से इनको जोड़ा जाएगा। तो हमारे लिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि PM जनमन जो है उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। फिर इसमें क्या है? इसमें पिछड़े जनजाति समूह को समग्र विकास के लिए ये योजना है। अपने राजस्थान में किस जिले को फ़ायदा होगा? तो शहरी जनजाति और 12 जिले को फ़ायदा होगा। और इसमें क्या याद रखोगे? ऊंट महोत्सव।
ऊंट महोत्सव को याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब इसमें क्या याद रखना है, पहला बात तो है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ कब, 12 से 14 जनवरी हुआ है। डेट याद रखनी है 12 से 14 जनवरी, अर्थात हर साल जनवरी लगभग में होता है, तो 12 से 14 जनवरी। फिर इसकी थीम क्या है, तो थीम है आइकन्स ऑफ बीकानेर, अर्थात बीकानेर के प्रतीक है, ये भी याद रखनी है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम कौन सी है, आइकन्स ऑफ बीकानेर, बीकानेर के प्रतीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या याद रखोगे, उसके बाद में मिस मरवण को याद रखोगे, हर्षिता मारू, और मिस्टर बिकाना को याद रखोगे, श्रीकांत व्यास। भाई ये 4 है, मिसेज और वगैरह ये आपको याद नहीं रखने हैं, ये 2 तो याद नहीं रखने हैं, ये नहीं पूछे जाते हैं। पहले एक बार पूछा गया तो यही पूछे गए थे, मिस मरवण हर्षिता मारू और मिस्टर बिकाना श्रीकांत व्यास, यही पूछे गए थे। तो आप ये याद रखोगे, मिस जो मरवण है वो अपने हर्षिता मारू और मिस्टर बिकाना है वो अपने श्रीकांत व्यास। थीम है आइकन्स ऑफ बीकानेर, 12 से 14 जनवरी हुआ था। और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, ये याद रखना 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है 2024 को। बस अब फिर आगे चलते हैं, ये नेशनल रेड रिबन है, वो एड्स जो कंट्रोल सोसाइटी द्वारा चलाई गई प्रतियोगिता है, और इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है अपने मिजोरम को। किसको मिला, मिजोरम को मिला। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर ये आयोजित हुई थी। तो राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से नेशनल रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता चलाई गई थी, RIC जयपुर में आयोजित हुई थी, प्रथम मिजोरम था। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की जो 16 विधानसभा की जो गृह समिति है, जो 16 विधानसभा की गृह समिति का जो गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष किसको बनाया है। तो आपको ये याद रखना है, जो 16 ये पहले गठन करता कौन है, तो गठन वही करता है जो विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने गठन किया। फिर गठन करके अध्यक्ष किसको बनाया, तो विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक है जो हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी, उनको गृह समिति का सभापति मनोनीत किया। तो आप क्या याद करोगे इसमें, आपको एक ही चीज़ याद करनी है, जो कि जो गृह समिति है, जो विधानसभा की जो गृह समिति है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया, सभापति। तो सभापति को आप नाम याद रखना है, पुष्पेंद्र सिंह। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। फिर आप आगे क्या याद करोगे, फिर ये जैसे कलाओं की अंतर्दृष्टि है, ये पुस्तक किसकी है, कलाओं की अंतर्दृष्टि है, तो पुस्तक है राजेश कुमार व्यास की पुस्तक है। क्योंकि राजेश कुमार व्यास है वो एक हमारे राजस्थान के एक जो साहित्य अकादमी से अवार्ड से सम्मानित है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक अवार्ड से सम्मानित है, अर्थात अनेकों अवार्ड से सम्मानित जो कवि है, आलोचक है, वो है हमारे राजेश कुमार जी व्यास। इसलिए इनकी पुस्तक कलाओं की जो अंतर्दृष्टि है वो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें ये याद रखना, राजेश कुमार व्यास की पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। फिर अब आगे क्या याद रखोगे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, वो याद रखोगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो चिकित्सा परिषद है, उसके द्वारा 13वां राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था, वो किया गया था अपना राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। फिर इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, उसको मान्यता देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो अपना राजस्थान है, वो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। फिर देश में सबसे पहले राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा विधेयक है वो पारित किया। तो विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा राजस्थान है, और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा को मान्यता देने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो चिकित्सा परिषद है, उसका जो 13वां सेमिनार है वो भी अभी जयपुर में आयोजित हुआ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया स्टोन मार्ट में इतने इंपॉर्टेंट है, कब आयोजित हुआ, 1 फरवरी में हुआ। कहाँ हुआ, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंटर सेंटर सीतापुरा JECC में आयोजन हुआ। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन फरवरी में हुआ और जयपुर में हुआ। बस इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। कौन सा संस्करण था, 12वां संस्करण था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने बागिन ST2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बागिन है, क्योंकि ये वही बागिन है जिसको पूरे भारत के अंदर सबसे पहले ट्रांसफ़र किया गया था, अर्थात ट्रांसलोकेशन किया गया था। ये ST2 जो बागिन है, ये वही बागिन है जिसको 2008 के अंदर रणथंभौर से कहाँ लेके आए थे, सरिस्का लेके आए थे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसी का ट्रांसलोकेशन किया गया था भारत के अंदर। रणथंभौर से कहाँ लेके आए थे, सरिस्का लेके आए थे। इसको सरिस्का की राजमाता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सरिस्का की राजमाता कहते हैं। पहली बात तो किस उद्यान से संबंधित है, टाइगर रिजर्व से, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व से संबंधित है, इसको राजमाता कहते हैं। फिर ये चर्चा में क्यों है, इनका भी निधन हो गया है और ये सबसे अधिक उम्र की बागिन थी। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है, देश का पहला ट्रांसलोकेशन किया गया था ST2 का 2008 में रणथंभौर से सरिस्का लाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथन में अगर प्रश्न आएगा RS प्री के अंदर तो प्रश्न यही पूछा जाएगा। तो ये CET, पशु परिचर, RS प्री या फिर कोई भी टीचर्स एग्जाम आने वाले एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
हमारे रहेगा। फिर इसमें वर्तमान में सरिस्का में 30 बाघ है, जिसमें से 25 बाघ तो सिर्फ ST2 की संतान है, क्योंकि इसको ये 2008 में सरिस्का में इसको ट्रांसलोकेशन कर दिया था। 2008 से 24 तक इसको ये 16 साल हो गए वो वहीं पे ही सरिस्का में है। तो अब तक इसकी जो कितनी संतति है वो अब तक 25 बाघ है वो इसकी है, टोटल 30 बाघ है अपने सरिस्का के अंदर। फिर इसके अंदर और क्या है, ये देश की सबसे उम्रदराज बाघिन का रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। कब जन्मी? 2004 में जन्मी, लगभग 20 साल इसकी उम्र है, और देश की सबसे उम्रदराज बाघिन का रिकॉर्ड है ST2 है। फिर और क्या इंपॉर्टेंट है? फिर और इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो माँ का नाम है रणथंभौर की बाघिन मछली है, इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मछली ने 19 साल की उम्र प्राप्त की थी, और उन्होंने 20 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये मछली से ज़्यादा जीने वाली, अर्थात अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ा, ये माँ से ज़्यादा इन्होंने उम्र प्राप्त की है। तो क्या याद रखोगे? इनकी माँ का नाम मछली है, रणथंभौर से थी, और इन्होंने मछली का रिकॉर्ड तोड़ा है। और सबसे उम्रदराज बाघिन है ST2, 2004 में जन्म हुआ। और फिर क्या याद रखोगे? सरिस्का की राजमाता कहते हैं, और सबसे पहले ट्रांसलोकेशन बाघिन ST2 का ही किया गया था। बस ये याद रखना है। फिर सुधांशु पंत का याद क्या रखोगे? राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी, राजस्थान के मुख्य सचिव। कब कार्य ग्रहण किया? 1 जनवरी को कार्य ग्रहण किया। उससे पहले कौन थी? तो वो याद रखना, उषा शर्मा का स्थान लिया इन्होंने। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राजस्थान पुलिस महानिरीक्षक जो सम्मेलन हुए वो अपने इस बार राजस्थान में हुआ, इसलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत के DG और IG महानिदेशक और महानिरीक्षक का सम्मेलन हुआ है। तो पूरे भारत के जो सभी राज्यों के हैं वो DG आए थे यहाँ अपने कहाँ राजस्थान में आए। तो आप क्या याद रखोगे इसमें? तो आप याद ये रखोगे कि ये आयोजन कब हुआ। तो आयोजन हुआ पहला 5 से 7 जनवरी 2024 को। फिर याद रखोगे ये कहाँ हुआ? तो अपने जयपुर में RIC के अंदर आयोजित हुआ, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। फिर कहाँ? ये कौन सा सम्मेलन था? 58वां सम्मेलन था। ये चीज़ें याद रखनी है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सभी पुलिस महानिदेशक एवं सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके सभी प्रमुखों ने भाग लिया। साथ में नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाग लिया, और ये सुजस ने भी इसको अच्छे से कवर किया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस ये याद रखना। 58वां सम्मेलन है, और RIC जयपुर में हुआ, 5 से 7 जनवरी हुआ, पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन है। बस इतनी चीज़ याद रखनी। फिर क्या याद रखोगे? फिर याद रखोगे ईशा उदावत को। ईशा उदावत कौन है? ये पाली के डिगई गांव की है। ये NCC के बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित करने वाली है। प्रदेश की एकमात्र कैडेट है जो मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय की छात्रा है। क्या नाम है? ईशा उदावत। इन्होंने मोदी जी ने इनको सम्मानित किया है। इसके बाद में और क्या याद करोगे? उसके बाद में ये याद करोगे कि शंकर चंदेरिया कौन है? शंकर चंदेरिया को याद करोगे। ये कौन है? ये अपने सांचौर निवासी है शंकर चंदेरिया, और ये क्या? ये राजस्थान मलखम्ब टीम के कोच है। बस आपको यही पूछेगा कि शंकर चंदेरिया कौन है, अभी चर्चा में रहे। तो राजस्थान मलखम्ब टीम के कोच है और सांचौर निवासी है। इसमें और क्या है? इन्होंने राजस्थान टीम का मतलब नेतृत्व किया था किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2024 का है वो कहाँ आयोजित हुआ? वो तमिलनाडु में आयोजित हुआ। बस ये याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में आयोजित हुआ। राजस्थान मलखम्ब टीम के कोच शंकर चंदेरिया सांचौर निवासी है। दामोदर प्रसाद कौन है? तो भाई दामोदर प्रसाद है वो अपना 73 वर्षीय एक धावक है, जयपुर के 73 वर्षीय धावक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया किसमें? मैराथन के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया। टाटा मुंबई मैराथन एक दौड़ थी, टाटा मुंबई मैराथन मुंबई के अंदर, उसके अंदर जयपुर के 73 वर्षीय धावक दामोदर प्रसाद ने गोल्ड मेडल हासिल किया। प्लस राजस्थान पुलिस के SI शेर सिंह है, उन्होंने भी कांस्य पदक प्राप्त किया। बस और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। ये जो संशोधन है वो मतलब जो जल जो अधिनियम है वो भी पारित किया है 1974 का, उसमें संशोधन किया है जनवरी के अंदर। तो ये बस ध्यान रख लेना। फिर क्या याद रखोगे? सूर्य नमस्कार, ये तो फरवरी माह में पढ़ेंगे कि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, अर्थात गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है। तो इन्होंने ये कहा है कि 23 जनवरी को जो राजस्थान सरकार ने आदेश निकाला है कि 15 फरवरी तक सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया है। तो इसमें ये याद नहीं करेंगे अपन, इसमें आज कुछ भी याद नहीं करेंगे, इसमें ये याद करेंगे हम जब फरवरी पढ़ेंगे, मार्च जो क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सूर्य सप्तमी अर्थात 15 फरवरी के दिन एक साथ में इतने अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है कि गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है। तो हम वो बाद में पढ़ लेंगे, इसमें ये काम के नहीं है। फिर गरीब निवास का कौन सा उर्स? एक बार BSTC एग्जाम में इनको उर्स का संख्या पूछी थी, तो इस बार कौन सा 812वां उर्स जो है
वो हुआ था। इसके अंदर भीलवाड़ा के जो गौरी परिवार है वो झंडा लेकर के आते हैं। इसके बाद में क्या पढ़ना है, उसके बाद में उत्कर्ष महावीर कहाँ के है, जयपुर के है। सब जूनियर जो टेबल टेनिस में उदयपुर में आयोजित हुई थी उनमें राजस्थान में स्वर्ण पदक जीता था और राजस्थान का प्रथम स्थान था। फिर पश्चिमी राजस्थान उद्योग और शिल्प आयोजन कहाँ होता है, याद रखना सिर्फ जोधपुर में होता है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। फिर ये कुष्ठ रोग के लिए मतलब जागरूकता चलाई थी, स्पर्श के लिए कलंक मिटाई व गरिमा अपनाई, वो कहाँ से चलाई गई थी, तो आप याद रखना जयपुर जिले में बस। फिर बाबूलाल कटारा को आप सभी जानते हो, आरपीएससी के सदस्य हैं, अभी इनको निलंबित कर दिया है जनवरी के अंदर। तो किस नियम के तहत किया, अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 के तहत निलंबित किया है बस। फिर सांबर उत्सव में आप क्या याद रखोगे, सांबर उत्सव है, इसका उद्घाटन किया था जो अपने मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने उद्घाटन किया था, 26 से 28 जनवरी को हुआ था। इसके लिए पर्यटकों के लिए ट्रेन से बर्ड वॉचिंग, साल्ट लेक्स विजिट, नमक निकालने की प्रक्रिया देखने की सुविधा उपलब्ध करवाई। तो सांबर उत्सव जनवरी में हुआ, पर्यटन जो मंत्री है दिया कुमारी इन्होंने शुभारंभ किया। फिर क्या याद रखोगे, हरिशंकर बाबड़ा जी को याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। तो 1990 से 1994 तक ये विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। कहाँ के निवासी, हरिशंकर बाबड़ा डीडवाना के निवासी है, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर उप मुख्यमंत्री कब रहे, 94 से 98 के समय ये उप मुख्यमंत्री रहे। फिर ये चूरू के रतनगढ़ से विधायक रहे, तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखोगे रतनगढ़। फिर ये राज्यसभा सदस्य रहे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो हरिशंकर बावड़ा के बारे में आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि इनका भी निधन हुआ है और ये उप मुख्यमंत्री रहे। इनके साथ ही आपको ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपके राजस्थान के जितने भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनको भी आपको याद करना है क्योंकि ये इससे चर्चा में आया। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये रहेगा कि जो इलेक्शन बडी ऐप है उसके इनोवेशन के लिए, उसकी आईटी पहल के लिए गंगानगर जिला कलेक्टर या फिर गंगानगर निर्वाचन अधिकारी अंशदीप सिंह को पुरस्कार मिला है। ये जो निर्वाचन आयोग ने उनको, भारत निर्वाचन आयोग ने उनको सम्मानित किया है, सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोत्तम चुनावी पुरस्कार से सम्मानित किया किसको, गंगानगर जिले के जो कलेक्टर हैं अंशदीप सिंह को किया। किस लिए किया, क्योंकि उनका जो आईटी के पहल के अंदर उन्होंने इनोवेशन किया, क्या इलेक्शन बडी जो ऐप है वो बनाया। तो इलेक्शन बडी ऐप है उसके कारण अंशदीप सिंह को पुरस्कार मिला। फिर याद रखोगे आप वायु शक्ति 2024 क्यों याद रखोगे, क्योंकि ये वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास था। वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा जो अभ्यास है वो वायु शक्ति 2024 था। कहाँ आयोजित हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राजस्थान में आयोजित हुआ, जैसलमेर जिले के जो चांदन में आयोजित हुआ, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चांदन क्या है, चांदन एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। चांदन क्या है, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। तो वायु शक्ति 2024 आपको याद रखनी है क्योंकि ये वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है। जयपुर के चांदन में, जैसलमेर के चांदन में वार, चांदन एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है। और क्या याद रखोगे, तो और याद ये रखोगे कि धर्म गार्जियन है वो युद्ध अभ्यास हुआ था। कहाँ हुआ था, वो भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। किन के मध्य, भारत और जापान के मध्य। तो अब हमने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हमने 3 चीज़ पढ़ ली है। एक तो हमने सादा तंसिक पढ़ा, वो महाजन जो हुआ था। एक हमने पढ़ा था वो अपने ग्रेट डेजर्ट पढ़ा, और फिर एक धर्म गार्जियन है वो भारत जापान। तो एक भारत सऊदी अरब, एक भारत यूएई और एक भारत जापान। तो महाजन में 3 हो गई। बस जैसलमेर के चांदन के अंदर कौन सा हुआ, वायु शक्ति हुआ। तो ये आपको याद रखना है। फिर टीकाराम जूली को याद रखना है क्योंकि विधानसभा कौन सी 16वीं, टीकाराम जूली को सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री की सुविधा और दर्जा प्राप्त होता है। तो सदन में नेता प्रतिपक्ष अब कौन है, टीकाराम जूली है। बस 16 विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली है, आपको ये याद रखना है। फिर टीकाराम जूली जब नेता प्रतिपक्ष है तो आपको उसका विधानसभा क्षेत्र भी याद रखना पड़ेगा। तो कौन सा है, अलवर ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है वो इनका क्षेत्र है। तीसरी बार ये जीते हैं। उसके बाद में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने अब जनसमूह को तनाव प्रबंधन का पाठ पढ़ाकर दुनिया में पहली बार तनाव प्रबंधन से संबंधित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। किस लिए करवाया, तो ये तनाव प्रबंधन के कारण करवाया। जनसमूह को तनाव प्रबंधन का इन्होंने पाठ पढ़ाया। विश्व में पहली बार तनाव प्रबंधन श्रेणी को पहली बार गिनीज बुक में शामिल किया है और पहली बार ही इन्होंने अपना जो है नाम दर्ज करवा दिया लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इसमें याद रखोगे तनाव प्रबंधन श्रेणी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, 2 नाम याद रखोगे। फिर जोगेश्वर सिंह गर्ग, इसको भी याद रखोगे। क्यों याद रखोगे? क्योंकि ये सरकार का मुख्य सचेतक बनाया है, इसलिए याद रखोगे। फिर मुख्य सचेतक बनाया जोगेश्वर गर्ग को, तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी याद करना पड़ेगा। तो क्षेत्र कौन सा? जालोर। तो जालोर से बीजेपी के विधायक है जोगेश्वर गर्ग, इनको मुख्य सचेतक बनाया है, और मुख्य सचेतक को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, तो ये भी याद रखना है। फिर जगत सिंह आया, फिर जगत सिंह को अपने को याद नहीं रखना है। फिर रविशंकर ब्लड डोनेशन अपने को याद नहीं रखना है। फिर हेमू कालानी, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी थे, इनका भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी अपने वासुदेव देवनानी ने, इसलिए ये अपने न्यूज़ में है। तो हेमू कालानी की अभी श्रद्धांजलि थी, बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। फिर याद क्या रखोगे? किसान मेला को याद रखोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अपने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में 21 से 23 जनवरी को आयोजित हुआ। कौन सा मेला? प्रदेन में किसान मेला आयोजित हुआ। बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रखना बस। फिर ग्लोबल स्पेस समिट, ये याद आपको नहीं रखनी है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी याद आपको नहीं रखनी है। फिर क्या याद रखोगे? फिर इसमें अपने आ गई उत्तर प्रदेश। अब जैसे राजस्थान की न्यूज़ जो हमारी पूरी हो गई, अब जैसे जिस एग्ज़ाम में राजस्थान करंट अफेयर तो अपने को उतना ही पढ़ना है, और जिस एग्ज़ाम में राजस्थान के अलावा राष्ट्रीय और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी है, तो उसमें ये न्यूज़ भी अपने को साथ साथ में पढ़नी है। इसकी सिर्फ हेडिंग पढ़नी है। क्या पढ़ोगे? वृंदावन में खुला देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, बस इतना ही पढ़ोगे। वृंदावन में खुला देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, यही पूछा जाता है, कहाँ खुला? वृंदावन में खुला। बाकी अपने को इसमें कुछ याद नहीं करोगे। फिर क्या याद करोगे? डॉक्टर रितु और नवीन को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला। ये रितु करिदाल कौन है? तो ये एक तो रितु करिदाल है, वो अपनी थी चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर थी उत्तर प्रदेश की। और फिर ये अपने नवीन महाजन कौन है? नवीन तिवारी कौन है? नवीन तिवारी अपने भारत को अपना पहला यूनिकॉर्न देने वाले, इन मोबी जो यूनिकॉर्न है भारत का पहला, ये देने वाले नवीन तिवारी है। नवीन तिवारी कानपुर के हैं, इन्होंने 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं। तो ये फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी मैगजीन के कवर पर नियमित रूप से ये नज़र आते हैं, और इन्होंने 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं। भारत को अपना पहला यूनिकॉर्न इन मोबी इन्होंने दिया है, तो ये 2 वो है, वो इम्पोर्टेंट है, और इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान अभी मिला है बस। फिर क्या याद रखोगे? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अयोध्या के अंदर जो हवाई अड्डा है, अभी ये एग्जाम में किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा था, अयोध्या के अंदर जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। फिर अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन कर दिया, अब उसका नाम क्या कर दिया? रेलवे जो धाम है उसका कर दिया अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन कर दिया, रेलवे स्टेशन का नाम। और आपको हवाई अड्डे का याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। फिर क्या याद रखोगे? यहाँ तक तो अपना जो करंट अफेयर वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे प्रत्येक क्रोनोलॉजी के अंदर ये एक आजकल पार्ट आने लग गया, पहले तो ये नहीं आता था कि जो करंट अफेयर्स का है वो मंथली रिव्यू 1 लाइनर, ये आ जाता है, मंथली रिव्यू आ जाता है 1 लाइनर के रूप में। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है वो है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो पहली बार भी है। तो ये मंथली रिव्यू है, तो मंथली रिव्यू के लिए हम क्या करेंगे? हम अलग से इस चीज़ को पढ़ लेंगे। मंथली रिव्यू हम अलग, जो किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे, जो सभी महीनों के मंथली रिव्यू है उनका हम अलग से चर्चा करेंगे। अगर आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ये अच्छे तरीके से ये भी पढ़नी है। तो आज हमारा जो राजस्थान परिदृश्य है वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। राजस्थान परिदृश्य हमने आज फरवरी माह की जो क्रोनोलॉजी है उसको हमने पढ़ लिया है। हमने जनवरी माह के क्रोनोलॉजी को पहले पढ़ लिया था, 2 क्रोनोलॉजियों को हमने जो राजस्थान परिदृश्य पढ़ लिया है। अगले में हम मार्च का पढ़ेंगे, ऐसे हम पढ़ते रहेंगे लगातार रेगुलर। और मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करवा दिए हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसमें छोड़ना क्या है, क्रोनोलॉजी कैसे पढ़ते हैं मैंने आपको इसमें बता दिया है। इसकी PDF अगर आपको चाहिए, आप इसको वापस एक बार वीडियो देखने के बाद में रिवीजन करने के लिए इसको रखना चाहते हो, ऐसे कैसे, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कौन सा, कहाँ पे आपको मिलेगा? तो ये अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सर्च करोगे उजाला क्लासेज से, सर्च करोगे उजाला, ये अपने नीचे अंडरस्कोर और क्लासेज है, ये सर्च करोगे तो उसे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर अपने डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बस। अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।